सारे कॉलेजेज पीजी कॉलेजेज हैं पटना विश्वविद्यालय के, और पीजी की पढ़ाई होती थी। हमारे यहाँ भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में एमए इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, जो टीचर के कमी के कारण जिसे बंद करना पड़ा। जैसे अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि 16 शिक्षकों के बदले में हमारे यहाँ परमानेंट टीचर हम अकेले रह गए हैं। 2 और टीचर थे जिनका स्थानांतरण हो चुका है, इसलिए कि सभी जगह शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। पीजी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा विभाग है जिससे सारे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क भी होते हैं। वहाँ भी स्थिति थी कि वहाँ भी 7 पर सेंक्शन है, 7 में मात्र 2 लोग रह गए, तो सारा हैम्पर हो रहा था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नए सेशंस में क्लासेस शुरू हुए 23-27 में, और एमए में भी जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद से शिक्षकों की संख्या तो कम थी, अपार कमी इसलिए हुई कि हर कुछ दिनों के बाद आपका फर्स्ट मिड टर्म, कभी सेकंड मिड टर्म, कभी सीआईए, कभी क्लासरूम प्रेजेंटेशन, तो कभी कंडक्ट का एवेल्युएशन, तो कभी अटेंडेंस का एवेल्युएशन, तो उनका इंटरनल परीक्षाएं 30% जो ली जाती थी एग्जामिनेशन के ली जा रही हैं, उसका सारा क्वेश्चन सेट करना, उसका परीक्षा लेना, फिर एवेल्युएशन कराना, उसका मार्क्स फाइल तैयार करके विश्वविद्यालय को भेजना। ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे यहाँ जितने सैंक्शन पद थे वो तो शिक्षक नहीं है पूरे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है महाविद्यालयों में शिक्षा शिक्षण की व्यवस्था से। आज हमारे टीम मौजूद हैं बीएन कॉलेज पटना में, पटना यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बेहतर कॉलेज, जहाँ के इतिहास को अगर बात की जाए इतिहास पर, तो यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, आईएएस ऑफिसर और कई सारे जो बहुत ऊंचे ओहदे पर जाने वाले पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता और कई लोगों का यहाँ से उद्भव हुआ है। सभी लोग शिक्षा शिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है। और आज वर्तमान स्थिति में क्या है विद्यालय, यहाँ महाविद्यालय की स्थिति, उसी पर चर्चा होगी। और हम आपसे कहेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ जो और बेहतरी होने वाली है ना, आप तमाम दर्शकों के माध्यम से होने वाली है। चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है, तो यहाँ के ग्राउंड में, यहाँ की वास्तुस्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और हम आपसे कहेंगे इस वीडियो को देखिए, समझिए और शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी सर, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आज जिन बातों को हम चर्चा करेंगे ना, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डीएन सिन्हा सर, डीएन सिन्हा, और ये विभागाध्यक्ष है अंग्रेजी विभाग के इस कॉलेज में। और हम आपको बता दें कि ये बहुत ही सजग रूप से समाज के कार्यों में और शिक्षा कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। तो इनको लेकर हम आपको कहेंगे कि इनकी बातों से जो बातें सामने आएगी ना, वास्तविक है, इसको देखना है, समझना है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने कॉलेज को ज्वाइन किया था, उस समय के शिक्षा शिक्षण की व्यवस्था कैसी थी आपकी नज़र में? देखिए, जब हम पटना विश्वविद्यालय सेवा में आए थे, बीएन कॉलेज में पोस्टिंग हुई थी हमारी जनवरी 1992 में। उस समय पटना विश्वविद्यालय का ये बीएन कॉलेज या पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कोई कमी नहीं थी। हमारे बीएन कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में भी 16 सैंक्शन पद हैं। 16 सैंक्शन पोस्ट में हमारे यहाँ 16 के 16 लोग कार्यरत थे। इसका एक फ़ायदा था कि उस समय क्लासेज जो चलती थी, पार्ट 1 ऑनर्स, पार्ट 2 ऑनर्स, पार्ट 3 ऑनर्स, सब्सिडरी क्लासेस और पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद आपका अल्टरनेटिव इंग्लिश साइंस, अल्टरनेटिव इंग्लिश आर्ट्स, साथ साथ उस समय इंटरमीडिएट के भी क्लासेज चला करते थे, जो 2006-08 तक सेशन तक चला। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय को सरकार ने स्पेशलाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूशन बना दिया। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई हमारे यहाँ बंद हो गई। सारे कॉलेजेज पीजी कॉलेजेज हैं पटना विश्वविद्यालय के, और पीजी की पढ़ाई होती थी। हमारे यहाँ भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में एमए इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, जो टीचर के कमी के कारण जिसे बंद करना पड़ा। जैसे अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि 16 शिक्षकों के बदले में हमारे यहाँ परमानेंट टीचर हम अकेले रह गए हैं। 2 और टीचर थे जिनका स्थानांतरण हो चुका है, इसलिए कि सभी जगह शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। पीजी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा विभाग है जिससे सारे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क भी होते हैं। वहाँ भी स्थिति थी कि वहाँ भी 7 पर सेंक्शन है, 7 में मात्र 2 लोग रह गए, तो सारा हैम्पर हो रहा था।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नए सेशंस में क्लासेस शुरू हुए 23-27 में, और एमए में भी जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद से शिक्षकों की संख्या तो कम थी, अपार कमी इसलिए हुई कि हर कुछ दिनों के बाद आपका फर्स्ट मिड टर्म, कभी सेकंड मिड टर्म, कभी सीआईए, कभी क्लासरूम प्रेजेंटेशन, तो कभी कंडक्ट का एवेल्युएशन, तो कभी अटेंडेंस का एवेल्युएशन, तो उनका लिए इंटरनल परीक्षाएं 30% जो ली जाती थी एग्जामिनेशन के ली जा रही हैं, उसका सारा क्वेश्चन सेट करना, उसका परीक्षा लेना, फिर एवेल्युएशन कराना, उसका मार्क्स फाइल तैयार करके विश्वविद्यालय को भेजना। ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे यहाँ जितने सैंक्शन पद थे वो तो शिक्षक नहीं पूरे हुए, और जो 1-2 रह गए वो सारे परेशान हो गए। लेकिन उनकी आवश्यकता, बैठिए ना, उनकी आवश्यकता, संस्थान को जितने शिक्षकों की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। जी सर, मैं एक बार जानना चाह रहा था कि आपने जब शिक्षा ज्वाइन किया, जब आपने कॉलेज को, तो जब आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे कि हमें आना है विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षण कार्यों में लगना है, तो वो जो सोच के साथ जब आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पदाधिकारी बनने को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे वो यहाँ पर फलीभूत हो रहा था? लग रहा था कि आप जब आए हैं तो बेहतर समाज को दे रहे हैं कुछ? उस समय तो सब तरह से फलीभूत हो रहा था। आज भी शिक्षकों का पटना यूनिवर्सिटी में कम से कम इतना कमिटमेंट है कि जी जान लगा के भी हम लोग पूरे सिलेबस को तो कवर कर ही देते हैं ताकि बच्चों की क्षति नहीं हो, जिसके लिए हम लोग को ट्यूटोरियल्स कराना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लासेज लेना पड़ता है, रिवीजन क्लासेज लेना पड़ता है, और कुछ हमारे यहाँ रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका भी सहयोग मिलता है। इधर 2-4 साल से हम लोग के यहाँ एक गेस्ट फैकल्टी का कंसेप्ट आया है। पहले सरकार गेस्ट फैकल्टी क्लास लेते थे तो उनको 25,000 रुपया देती थी, आजकल सरकार 50,000 रुपया पर मंथ देती है। वो लोग भी क्लास ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो JRFs वगैरह हैं, नेट क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, जो हम लोगों के साथ सुपरविजन में PhD कर रहे हैं, उन लोगों को भी क्लास लेने के लिए कहा गया है, क्लास लेते हैं। तो इस तरह से सिलेबस तो हम लोग ज़रूर कवर कर ले रहे हैं, लेकिन एक जो मामला है, जितनी पढ़ाई पूरे रिवीजन के साथ होनी चाहिए थी, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स के हिसाब से सिलेबस पूरा कर देना, परीक्षा कराना, सारा काम हो रहा है। लेकिन इससे बेहतर और होता यदि जितने सैंक्शन पद हैं उतने सैंक्शन पद पर शिक्षक कार्यरत हुए होते। कर्मचारियों की भी स्थिति वही है। हमारे यहाँ अकाउंटेंट नहीं, बड़ा बाबू नहीं, क्लास 4 को प्रमोट करके हम लोगों ने असिस्टेंट के रूप में काम लेना शुरू किया। हमारे यहाँ स्वीपर्स नहीं, हमारे यहाँ माली नहीं, दरवान नहीं, नाइट गार्ड नहीं, और किसी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करा के संस्था को चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर स्टेज पर लोच है, हर स्टेज पर कमी है, जिसके वजह से बहुत मुश्किल से सिलेबस पूरा किया जा रहा है। बच्चों का रिजल्ट बढ़िया हो रहा है इसलिए कि बच्चे घर पर भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ टीचर के रूप में मेहनत कर रहे हैं और करा रहे हैं। लेकिन यदि पर्याप्त संख्या में शिक्षक और कर्मचारी उपलब्ध रहते तो निश्चित रूप से ये शिक्षण व्यवस्था और ज़्यादा सुचारू रूप से चलता। साथ छात्रों और संस्था के बीच में के प्रति हम लोग ज़्यादा न्याय कर पाते। हम लोग को ये गिल्ट फीलिंग ज़रूर हो रही है कि जितना क्लास होना चाहिए था, शिक्षकों की कमी जहाँ जहाँ है, उतने क्लासों का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो दर्शकों को जानकारी मिली होगी कि कितनी कठिनाई के साथ कॉलेज की व्यवस्था में या इसके संचालन में कितनी कठिनाई हो रही है, और जिस तरह सर ने बताया कि यहाँ पर जो प्रोफेसर की कमी है, यहाँ पर जो अन्य सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं उनकी भी कमी है, और इसको लेकर सरकार की क्या योजना है, किस तरह से उस पर प्रतिक्रियाएँ जो हो रही है वो तो आप तमाम दर्शकों की नज़र में है ही। लेकिन हम आपको वो भी बता दें, यहाँ से जानकारी जरूर हम आप देना चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह से व्यवस्था में कमी है उसमें अभी तक भी सरकार की व्यवस्था से यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये जो व्यवस्था में गड़बड़ी आई, तो ये कब से ये दौर शुरू हो गया कि यहाँ स्टाफों की कमी हो गई? देखिए, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, डिटोरिएशन होता गया, लोग रिटायर करते गए। अब बता दे रहे हैं, हम लोग 92 में आए पटना यूनिवर्सिटी सर्विस में। उसके बाद एक बड़ी बहाली 4 साल तक नहीं हुई, 96 में जाकर बहाली हुई। तो 4 साल के पहले जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ उसके हिसाब से प्रोसेस करने में 4 साल किया गया। तो जैसे मान लीजिए कि टीचर का ज़रूरत था 5,000, तो 5,000 की बहाली होते होते 5,000 से ज़्यादा पद खाली हो गए। तो 5,000 96 में बहाल हुए, और 96 के बाद सीधा 2003 में बहाल हुई, यानी 7 साल बाद। तो 7 साल बाद हुआ, तो 96 के अपॉइंटमेंट के बाद आकलन किया गया
पद अगर मान लीजिए कि 5,000 फिर खाली हुआ, 5,000 पोस्ट एडवर्टाइज हुआ, बहाली होने के प्रोसेस में जो 7 बरस लगा उसमें 5,000 तो बहाल हुआ, लेकिन तब तक 10,000 खाली हो गया। जी, अब उसके बाद जब सरकार ने जो गेस्ट फैकल्टी की बात जो सरकार के माध्यम से आई या फिर अन्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बातें आई, तो उसकी प्रक्रिया में क्या इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया कि यहाँ इतने पोस्ट खाली हैं, इतने लोग होने चाहिए? देखिए, गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट जो है वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, और उन लोगों को एक दिमाग में है कि हमारा जॉब सिक्योर्ड नहीं है। 11 महीने की नौकरी उन्हें दी जाती है, 11 महीने के बाद उनको रिन्यू किया जाएगा आगे के लिए कि नहीं, ये अंदेशा बराबर बना रहता है। इसके वजह से जैसे हम लोग परमानेंट सर्विस में हैं तो हम लोग को ये दिमाग में रहता है कि थोड़ा सा भी बाएं दाएं चलेंगे तो कार्रवाई होगी। जिस बेचारे की नौकरी ही नहीं है, वो 11 महीने के लिए आया है, तो वो उस कमिटमेंट के साथ चाहता तो है करना, लेकिन एक बात का उसको बराबर डर बना रहता है बेचारे को कि 11 महीना के बाद फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट वो लोग चाहता तो ज़रूर है, लेकिन उस कमिटमेंट से के साथ काम नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि बढ़िया से आकलन करा के जहाँ जहाँ पद सृजित ऑलरेडी है और खाली है, और जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से अतिरिक्त पद सृजित करके यथाशीघ्र उन पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की बहाली होनी चाहिए, तभी ये सारी शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलना संभव है। जी, अच्छा, इसको लेकर जो है आप लोगों के माध्यम से सरकार तक मैसेज जा रहे हैं कि ये हमारी व्यवस्था इस तरह से गड़बड़ा रही है। आपके विभाग, जैसे आप विभाग अध्यक्ष हैं, आपके विभाग में समस्या होती है तो फिर आप अपने स्तर पर आगे फिर इसको लेकर बता रहे हैं? हम लोग जब थक गए सरकार के जो कहिए कि कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको कह के हर तरह से, तो हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता अपनाया ये कि किसी माध्यम से सरकार के यहाँ हाई कोर्ट में PIL दायर कराया गया फॉर इमीडिएट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार। तो जब हो गया केस तो सरकार ने एफिडेविट भी दिया कि हम 6 महीने में ही भरपाई कर देंगे, लेकिन वो 6 महीना अभी तक नहीं आया। थोड़ी सी संख्या में बहाली हुई 2017 में, लास्ट में एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहाली तो ज़रूर हुआ, लेकिन बहाली का प्रोसेस इतना लंबा हुआ कि तब तक जितना इन लोगों ने बहाल तो किया 1500, 1600, 1700, तब 1500 बहाल किया, तब तक 3000 खाली हो गया। जी, अब सर, अब जब बात की जाती है व्यवस्था की तो उसमें एक पहलू विद्यार्थी भी है जो यहाँ आपके छात्र हैं, तो छात्रों के बीच में इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? क्या वो इस बात से अवगत हैं या यूं ही वो भी अपनी पढ़ाई में यूं ही मशगूल? देखिए, बच्चे तो करियर ओरिएंटेड माइंड के साथ आते हैं, और अभी जो बेरोजगारी का दौर है उस चक्कर में बच्चे चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाके कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, कहीं नौकरी मिल जाए। एक व्यवहारिक पक्ष बहुत ज़्यादा इन दिनों डोमिनेंट है बच्चों के बीच में। जो हम लोगों का असेसमेंट है उसमें एक ही है कि हम अब आप इस बात को समझ चुके हैं, अपने बच्चों को भी ये समझाने लगे हैं कि अब विद्वान होने के लिए नहीं पढ़ा जाता है नौकरी पाने के लिए। तो नौकरी पाने के लिए बच्चे जब होंगे इन के प्रकार नौकरी लेना है, तो वैसी स्थिति में वो साइंटिफिक मेथड का उपयोग करेंगे, शॉर्टेस्ट वे का उपयोग करेंगे, कितना जल्दी क्या पढ़ लें कि नौकरी मिल जाए, ये इस रूप में बच्चे चल देते हैं। नतीजा है कि इससे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अफेक्ट हुआ है। एक मिनट, आई चल हो रहा है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अफेक्ट हुआ है। अब मान लिए कि अब जिसको है कि भाई अब रिसर्च करने का मतलब है कि वो पहले ऑनर्स करेगा तो फिर MA करेगा, तो MA का भी स्थिति है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। पहले वाली बात नहीं है जब हम लोग 2 साल में एक बार परीक्षा देते थे, उसको बाइफरकट करके सरकार ने नया सिलेबस बनाया, उसमें 5th ईयर एंड 6th ईयर का कंसेप्ट आया। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, तब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया जिसमें 4 बार परीक्षाएँ होगी। नतीजा है कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऑनर्स करने में 6-7 साल लग रहा है, MA करने में भी 4-5 साल लग रहा है। हम अपने ही घर की बात बता रहे हैं, हमारे ही घर की एक बच्ची MA इंग्लिश कर रही थी, पटना यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ। हमारी ही घर की एक और बच्ची है, हमारी भगनी थी, वो पटना यूनिवर्सिटी से ही उसने
2016 में एमए पास किया, ऑनर्स पास किया, और उसके बाद नाम लिखा ली पटना यूनिवर्सिटी में, नहीं लिखा के उसने नाम लिखवा लिया मगध यूनिवर्सिटी में। और हमारी बेटी 2008 में एमए में नाम लिखाई, 2020 में पास कर गई, तब तक उसका नाम वो पढ़ते ही रह गई। 16 में जो पास की थी उसका 4 साल में एमए की डिग्री नहीं मिली, 2 साल में हमारी बच्ची को मिल गया, तो समय से वो सेटल भी हो गई। इसलिए सिलेबस पीछे चलने का सिर्फ एक कारण है, हर जगह एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स एंड टीचर है। बच्चों में इस छात्रों में इस तरह की समस्या को लेकर आक्रोश नहीं है कि हम आगे अपनी बात अपने माध्यम से भी रखें? आक्रोश तो बच्चों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि बच्चे में का माइंड आजकल कंपेरेटिव माइंड है, वो कंपेयर करते हैं और करते हैं कि फलाने जगह बच्चा 2 ही साल में करके आ गया कोर्स, पटना यूनिवर्सिटी में 2 ही साल करके आ गया, और बगल के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी में बच्चों को ऑनर्स करने में लग रहे हैं 5 बरस, 6 बरस लग रहा है, 7 बरस लग रहा है। इसलिए वहाँ पढ़ने वाले बच्चों में आक्रोश है ही है। हमारे यहाँ बच्चे थोड़े सुरक्षित हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ एकदम सिलेबस अप टू डेट है, हमारे यहाँ कोर्स अपडेट है, और हमारे यहाँ सेशन अपडेट है, इसलिए रिजल्ट बच्चों को 2 साल में मिल जाएगा। इन सब सारी परिस्थितियों को लेकर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी समस्या? सरकार को एक ही बात, देखिए अभी अपर मुख्य प्रधान सचिव जो हैं के पाठक साहब ने प्रयास किया है, स्कूल्स वगैरह में समय पर टीचर्स भी आने लगे, बहुत अलर्टनेस बढ़ा है, बच्चों की भी आना जाना, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कूल्स में तो डेवलप हुआ है, लेकिन जितना डेवलपमेंट चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेज में उतना नहीं हो पाया है। हम एक ही संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता अनुसार आकलन करा के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसे यथाशीघ्र पूर्ति कराया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में, बच्चों को पढ़ाने में हम लोग को भी सहूलियत हो, और बच्चे देश के भविष्य हैं, वो अच्छे ढंग से पढ़ के जाएँ, बिहार का नाम रोशन करें बाहर में। जी, तो दर्शकों ने सुना किस तरह की समस्या से जूझ रहा है हमारा महाविद्यालय, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, समस्या आ रही है और समस्या के निदान के रास्ते भी कहीं ना कहीं से निकलते ही रहते हैं, और हम आशा रखते हैं कि आप हमारे दर्शकों में ही अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप देखिए, समझिए और इन समस्याओं का निदान निकालिए, तभी जाकर हमारे यहाँ जो हमारे बिहार का विकास की अगर बात की जाए या देश के विकास की बात की जाए, तब संभव होगा जब यहाँ के बेहतर व्यवस्था बनेगी और जो छात्र हैं बेहतर तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर लेकर हम आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि अगर आज तक चौपाल समाचार को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और इस मैसेज को आगे तक बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।